जिस बेटे के लिए साधना जी ने और राम जीवन जी ने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वह एक अच्छा आदमी बन सके और कमा सके, लेकिन बेटे की तरक्की होते ही वह तो अपने बूढ़े माँ बाप को तो जैसे भूल ही गया था। वह दोनों गांव में रहते थे, जबकि विनोद अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर में रहता था। पहले वह गांव में आता था, लेकिन दिन बीतते गए उसका आना गांव में लगभग कम ही हो गया था। एक बड़ी सी कोठी के सामने साधना जी खड़ी हैं। दरवाजे की घंटी बार बार जोर जोर से बजाए जा रही हैं। तभी सिक्योरिटी वाला भागकर आता है और कहता है, अरे माँ जी, इतनी तेज तेज घंटी क्यों बजा रही हो? अंदर से मेम साहब आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। कोई भी आकर घंटी बजाने लगता है, इधर भिखारी मांगने वालों की मनाही है। नहीं बेटा, मैं कोई भीख मांगने वाली नहीं हूँ। इस घर में मेरा बेटा रहता है, उसी से मिलने आई हूँ। साधना जी की बात सुनकर सिक्योरिटी वाला हंसते हुए कहता है, क्या माँ जी, आपका दिमाग खराब है क्या, जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कहाँ मेरे साहब और कहाँ उनका शानदार घर, और कहाँ तुम फटी हुई साड़ी पहने भिखारी की तरह लग रही हो? अभी के अभी इधर से निकल जाओ, नहीं तो मेम साहब आकर बहुत गुस्सा करेंगी। साधना जी सिक्योरिटी वाले की बात नहीं सुनती हैं और दोबारा से 3-4 बार बजा देती हैं। घंटी की आवाज़ सुनकर घर के अंदर एक छोटा सा पार्क है, उधर माली काम कर रहा है। भागकर आता है और एक बड़ा सा दरवाज़ा खोलता है। वह माली काका बड़े ही बुजुर्ग हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं साधना जी को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वह साधना जी से कुछ बात कर पाते उससे पहले ही उनकी बहू चारू अपनी बड़ी सी कोठी से बाहर निकलती है और दूर से ही चिल्लाते हुए कहती है, यह क्या बदतमीजी है? कौन है जो बार बार घर की घंटी बजाया जा रहा है? सिक्योरिटी, क्या मैंने तुम्हें घर के बाहर इसलिए लगाया है कि कोई भी भिखारी आकर घर की घंटी बजाने लग जाए और तुम बैठे बैठे देखते रहो? सिक्योरिटी वाला हाथ जोड़ते हुए मेम साहब की तरफ भागता है और कहता है, माफ़ कर दो मेम साहब, यह बूढ़ी अम्मा पता नहीं क्यों बार बार घंटी बजाया जा रही हैं। मैंने उनको कई बार मना किया पर यह मानती ही नहीं हैं। कह रही हैं कि वह साहब की माँ है, लेकिन उनको देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह साहब की माँ है। चारू अपनी ऊंची हील की सैंडल खटकाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं और साधना जी को देखकर हंसती हुए कहती है, ए बुढ़िया, तू कहाँ से लगती है कि इस घर के बेटे की माँ है? मेरा सिक्योरिटी वाला भी इतना जानता है कि तू मेरे पति की माँ नहीं हो सकती। बहू को देखकर साधना जी हाथ जोड़कर कहती हैं, बहू कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी सास हूँ और विनोद की माँ हूँ। विनोद कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। चारू साधना जी की एक बात नहीं सुनती और अपने सिक्योरिटी वाले को आदेश देते हुए कहती है, बुढ़िया का हाथ पकड़कर घर के बाहर कर दो और इस गली के आसपास भी नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह के भिखारी को मेरे घर से दूर रखा करो। सिक्योरिटी वाला साधना जी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन साधना जी हाथ छुड़ाकर फिर से चारू के पास आ जाती हैं और कहती हैं, बहू ऐसा जुल्म मत करो। अगर बेटा घर पर नहीं है तो तुम ही मेरी बात सुन लो। तुम्हारे पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कुछ पैसों की मदद कर देती तो अच्छा होता। ए बुढ़िया, मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो तुम्हारी मदद कर दूं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ और दोबारा से मुझे बहू कहने की हिम्मत मत करना।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चारू की इतनी तेज आवाज़ सुनकर उसके घर के अंदर जो सहेलियां बैठी हैं वह बाहर आ जाती हैं। दरअसल आज चारू ने अपने घर पर किटी पार्टी रखी है और उसकी 10 से 12 सहेलियां घर के अंदर ही बैठी हुई हैं, जिनका खाना पीना चल रहा था। लेकिन बार बार घर की घंटी बजने की वजह से वह परेशान हो रही थी, इसलिए गुस्से से बाहर आती हैं और साधना जी पर चिल्लाते हुए बाहर निकलने का आदेश देती हैं। सारी सहेलियां चारू को इतना गुस्से में देखकर कहती हैं, क्या हुआ चारू, और यह बुढ़िया कौन है और तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या तुम उसे जानती हो और यह तुम्हें अपनी बहू क्यों कह रही है? एक एक करके सारी सहेलियां चारू से प्रश्न करने लगती हैं। नहीं नहीं, मैं उस बुढ़िया को नहीं जानती हूँ और इसका दिमाग खराब हो गया है जो मुझे अपनी बहू कह रही है। जा करके इसे अपना दिमाग ठीक कराना चाहिए। लगता है किसी पागल खाने से छूट कर आई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। बड़ा घर देखा नहीं कि पैसे मांगने चले आए। सहेलियों के सामने अपना रौब दिखाने के लिए चारू अंदर से अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर साधना जी को देते हुए कहती है, बुढ़िया मेरे घर पर भीख मांगने आई है तो 1000 रुपये ले जा, तू भी क्या याद रखेगी। 1000 रुपये साधना जी के मुंह पर मारकर चारू अपनी सहेलियों से कहती है, चलो अंदर चलकर पार्टी करते हैं। पूरी पार्टी को डिस्टर्ब कर दिया है इस बुढ़िया ने। अब 1000 रुपये लेकर चुपचाप से चली जाएगी और दोबारा पलट कर नहीं देखेगी। चारू की सहेलियों में से एक कहती है, सही कह रही हो चारू, इन लोगों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। तुमने 1000 रुपये दे दिए, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना भिखारी को 1000 रुपये कौन देता है। अपनी तारीफ सुनकर चारू फूली नहीं समा रही थी। बहू के अपमानजनक व्यवहार को देखकर साधना जी की आंखों से बराबर आंसू बह रहे हैं। एक तो उनके पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, दूसरा उनके बेटे बहू उन्हें भिखारी कह रहे हैं। बहू ने उन्हें इस तरह से अपनी सहेलियों के सामने बेइज्जत कर दिया। मुंह पर भिखारी की तरह 1000 रुपये मारकर अंदर चली गई। साधना जी 1000 रुपये उठाकर अपने पल्लू में बंधे हुए 1 रुपया मिलाकर सिक्योरिटी वाले को देकर कहती है, जब तुम्हारी मेम साहब आए तो उनको कह देना कि उनकी सास उसे देकर गई है। सिक्योरिटी वाला अपने हाथ में वह लिए खड़ा खड़ा साधना जी को देखता रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है इतनी ज़रूरत होने पर भी वह पैसों को लेकर नहीं गई, बल्कि उसमें अपना 1 रुपया और जोड़कर मेरे हाथ में वापस देकर चली गई। इतना कहकर साधना जी लंबे लंबे कदम बढ़ाकर अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी और पीछे से सिक्योरिटी वाला उन्हें देखता ही रह गया। थोड़ी ही दूर चली थी कि उन्हें किसी की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखती हैं तो वही माली साधना जी को आवाज़ दे रहा है। माली को देखकर साधना जी रुक जाती हैं। साधना, यह तुम अपना क्या हाल कर लिया है और राम जीवन किधर है? दरअसल माली काका और राम जीवन जी एक ही गांव के थे और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। दोनों के ही बेटे शहर में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं। बाद में राम जीवन के बेटे ने एक फैक्ट्री डाल ली जिसमें बहुत मुनाफा हुआ और आज वह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, कोई कमी नहीं है। मालिक काका का भी बेटा एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन दोनों के बेटों ने अपने माता पिता को धोखा दिया, उन्हें अपने घर से निकाल दिया
दोनों लोग ही स्वाभिमानी थे, अपने बेटे के अपमान को बर्दाश्त न कर सके और अपनी पत्नी के साथ बाहर मजदूरी कर रहने लगे। गांव जाकर वापस जाने की हिम्मत न थी। गांव के लोगों को क्या जवाब देंगे। बड़े ही गुरूर के साथ गांव वालों को यह कहकर आए थे कि उनके बेटे तो बड़े आदमी बन गए हैं और अब वह अपने बहू बेटों के साथ शहर में ही रहेंगे, इसलिए शहर में रहकर ही मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगे। लेकिन माली काका की पत्नी अपने बहू बेटे के इस व्यवहार को बर्दाश्त ना कर सकी और इस दुनिया से चल बसी। जैसे तैसे एक दिन विनोद मिला। माली काका ने उसे अपना समझकर हाथ जोड़कर कुछ काम देने को कहा तो विनोद ने एहसान जताते हुए अपने घर में माली का काम दे दिया। लेकिन आज जब माली काका ने साधना को फटे हाल में उनके बेटे के दरवाजे पर पैसों के लिए रोते देखा तो वह दंग रह गए। वह उनसे कुछ बात करते उससे पहले ही उनकी बहू चारू बाहर आ गई, इसीलिए वह उनसे कोई बात नहीं कर पाए। इसलिए बहू के जाने के बाद वह पीछे से साधना जी के पास उनका और राम जीवन जी का हालचाल जानने के लिए आए। माली काका के पूछने पर साधना जी रोती हुई कहती हैं कि उनके पति को कल रात को हार्ट अटैक आ गया है। वैसे तो हम दोनों पति पत्नी इतना कमा लेते हैं कि दोनों टाइम का पेट भर लेते हैं, लेकिन हार्ट अटैक आ जाने पर अस्पताल में ले गए तो उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए बहू बेटे के पास मदद के लिए कुछ पैसे मांगने के लिए आए थे, लेकिन बहू ने तो हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। इतना कहकर साधना जी जल्दी आगे को कदम बढ़ाने लगती हैं। अस्पताल में पलंग पर लेटे हुए राम जीवन जी अपनी पत्नी के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इतना तो अंदेशा है कि साधना जी अपने बेटे बहू के पास मदद के लिए ज़रूर जाएंगी, लेकिन वह अपने बेटे बहू के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि बहू बेटे ने उनकी मदद नहीं की है। साधना जी अपने पति के पास उदास होकर बैठ गईं। आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं कि अब उनके पति के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। अगर पति को कुछ हो गया तो वह कैसे रहेंगी। उनको यही चिंता सताए जा रही है कि कैसे अपने पति का इलाज कराएंगी। थोड़ी देर में देखती हैं कि माली काका अपने हाथों में 50,000 रुपये लिए खड़े हैं और राम जीवन जी के हाथ में पूरे 50,000 रुपये रखते हुए कहते हैं, राम जीवन यह मेरी मेहनत की कमाई है, पूरे 1 साल में इकट्ठे किए हैं, इससे तुम अपना अच्छी तरह से इलाज कराओ। अपने दोस्त को देखकर राम जीवन जी लिपटकर रो पड़ते हैं और कहते हैं, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, जो मेरी मुसीबत में तुमने मेरा साथ दिया। मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन तुमने अपनी जमा पूंजी मुझे दे दी। दोस्त, आज का ज़माना ऐसा ही है, अपने साथ नहीं देते हैं, लेकिन मेरा तो अब कोई अपना नहीं है और मैं इतने पैसों को जोड़कर क्या करूँगा। मेरे दोस्त के काम आए, इससे ज़्यादा और मेरे लिए क्या भला होगा। जल्दी से अस्पताल में वह डॉक्टर को पैसे देते हैं और राम जीवन जी का बहुत अच्छी तरह से इलाज कराते हैं। हफ्ते भर में ही राम जीवन जी लगभग ठीक हो गए थे। हालांकि डॉक्टर कहता है कि अभी उनको अच्छे से ठीक होने में कुछ समय और लगेगा। राम जीवन जी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। माली काका भी अपनी नौकरी के लिए निकल जाते हैं। एक दिन साधना जी घर पर उदास बैठी बैठी सोच रही थी कि अब घर में खाने पीने का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ दिन का ही राशन बचा है, उसके बाद खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा।
और अपनी पति की दवाइयों के लिए भी पैसा कहाँ से मांगूंगी। जितना पैसा दिया था वह सारा खर्च हो गया है। वह अपने पति से कहती है कि थोड़े से पैसे बचे हैं, अब हमें इन्हीं में से कुछ करना है। क्यों ना हम एक छोटा सा खाने पीने का स्टॉल डाल लें। आप भी हमारे साथ बैठे रहा करो, मैं सब कुछ देख लूँगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम जीवन जी कहते हैं, ठीक है, तुम सही कह रही हो। हमें अपने बुढ़ापे के खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले ही दिन जो कुछ भी उनके पास था सारा जोड़ तोड़कर एक पेड़ के नीचे खाने पीने का सामान बनाकर बैठ जाते हैं। आने जाने वाले लोग उनसे सामान खरीदने लगते हैं। खाना बनाने का शौक तो साधना जी को बचपन से ही था और उनके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट बनता था कि कोई एक बार खाए तो उंगलियां चाट कर रह जाता था। और आज भी वही हाल था कि वह जो कुछ भी बनाकर ले जाती थी वह घंटे भर में ही सारा बिक जाता था। धीरे धीरे साधना जी की कमाई होने लगी और वह अपना काम बढ़ाती चली गई। एक दिन किसी ने उनका वीडियो बनाकर डाल दिया। वह वीडियो इतना वायरल हो गया कि लाखों में व्यूज़ आए। वीडियो वायरल होने के बाद तो उनके पास उनके खाने को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। खाना बचता ही नहीं था, लाते ही 15 से 20 मिनट में सब खत्म हो जाता। साधना जी के खाने की प्रशंसा सभी लोग करते हैं और एक दिन साधना जी के पास फ़ोन आता है कि वह आपको अपने टीवी शो पर खाना बनाने के लिए बुलाना चाहते हैं। दरअसल टीवी पर खाना बनाने का एक प्रोग्राम आता है जिस पर अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलवाया गया है। आपका हमारे शो में स्वागत है, आप ज़रूर आइएगा। आपके आने के टिकट बुक करा दिए गए हैं। पहले तो साधना जी को भरोसा ही नहीं होता है कि उन्हें किसी टीवी शो में बुलाया गया है। वह बात को ध्यान ही नहीं देती है। फिर उनके पास दोबारा से फ़ोन आता है तो वह अपने पति और आसपास के लोगों से उस फ़ोन के बारे में कहती है। आसपास के लोग बहुत ही भले थे, साधना जी की मदद करते हैं। उस शो में साधना जी पहुंच गई। खाना तो पहले से ही स्वादिष्ट बनाती थी। पहले राउंड में ही वह सिलेक्ट हो गई। इधर उनकी बहू एक बड़े से होटल में अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। होटल के एक बड़े से हॉल में टीवी चल रहा था जिस पर खाना बनाने वाला वही प्रोग्राम चल रहा था और उस होटल का पूरा स्टाफ टीवी को देख रहा था। साधना जी को टीवी पर देखकर चारू के होश उड़ गए कि यह बुढ़िया टीवी पर कैसे आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। स्टाफ के सभी लोग साधना जी के लिए तालियां बजा रहे हैं कि देखो इस उम्र में भी इन्होंने कितना कुछ कर दिखाया है। अगर किसी के हाथ में हुनर हो तो वह कुछ भी कर सकता है। चारों तरफ होटल में साधना जी की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं जो चारू को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। पास में ही बैठी हुई उसकी सहेलियां कहती हैं, पता नहीं क्यों यह बुजुर्ग माता जी जो टीवी पर आई हैं कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। क्यों चारू, मुझे ही ऐसा लगता है कि तुम्हें भी लग रहा है। चारू अपनी सहेलियों की किसी बात पर ध्यान नहीं देती है। फटाफट से अपना पर्स उठाकर घर की तरफ निकल जाती है। घर जाकर देखती है कि उसके पति विनोद का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। सिक्योरिटी वाला बताता है कि विनोद साहब को फैक्ट्री से फ़ोन आया था कि फैक्ट्री में आग लग गई है। फ़ोन सुनते ही आनन फानन में गाड़ी की चाबी लेकर विनोद साहब फैक्ट्री की तरफ ही जा रहे थे। हड़बड़ी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। चारू अस्पताल की तरफ जाती है तो देखती है उसके पति के दोनों पैर कट गए हैं, जगह जगह फ्रैक्चर हुए हैं।
इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। जितनी भी जमा पूंजी थी इलाज में खर्च हो गए। फैक्ट्री भी जलकर खाक हो गई थी। 2 महीने तक चारू और विनोद अस्पताल में रहे। अस्पताल का अच्छा खासा बिल आया, जिसको चुकाने के लिए उन्हें अपनी सारी एफडी तोड़वानी पड़ी। अब ले देकर उनके पास एक घर ही रह गया था। आगे के खर्च चलाने के लिए उन्हें अपना घर बेचने की नौबत आ गई थी। आखिरकार दोनों को आगे का इलाज कराने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। आज रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ी हुई चारू घर खरीदने वाले का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही घर खरीदने वाले का चेहरा देखती है उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है, क्योंकि चारू के उस आलीशान घर को कोई और नहीं बल्कि साधना जी खरीद रही हैं। इन 2 महीनों में चारू ने ना तो टीवी देखी और ना ही उसे पता चला कि साधना जी ने टीवी शो जीत लिया है। चारों तरफ उनकी शोहरत फैल गई है। सभी लोग उनको जानने लगे हैं और टीवी शो जीतने के बाद उनको करोड़ों रुपए का इनाम मिला है। और जब साधना जी को पता चला कि उनका बेटा बहू अपना घर बेचने वाला है तो वह उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो गईं, जिस घर से उनकी बहू ने उन्हें धक्का देकर भगाया था। साधना जी एक शानदार सिल्क की साड़ी पहने, आंखों पर नज़र का चश्मा लगाकर पूरे रौब के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में चली आ रही हैं। अपनी माँ को इस तरह आता हुआ देखकर व्हील चेयर पर बैठा हुआ विनोद चौंक जाता है। चारू कहती है, माँ जी आप इस घर को खरीद रही हो? साधना जी चारू की तरफ देखती हैं तो कहती हैं, कौन माँ जी? किसकी माँ जी? मैं किसी की माँ जी नहीं हूँ। तुम घर बेच रही हो और मैं खरीद रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं जानती। चारू और विनोद अपनी माँ से बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन साधना जी उनसे कोई बात नहीं करती हैं। घर खरीदने के बाद वह अपने पति को लेकर उस घर के अंदर स्वाभिमान के साथ प्रवेश करती हैं। इधर रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे हुए विनोद और चारू अपनी माँ को जाते हुए देखते रह जाते हैं। चारू कहती है, देखो विनोद, तुम्हारी माँ आज कितनी अमीर हो गई है और हम सड़क पर आ गए हैं। फैक्ट्री जल गई है, तुम्हारे दोनों पैर कट गए हैं और आज हमें घर भी बेचना पड़ा। ना तो हमारे पास फैक्ट्री है, ना रहने के लिए घर। अब एक ही रास्ता बचता है कि हम दोनों तुम्हारी माँ के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग लें और वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी। विनोद कहता है, तुम ठीक कह रही हो चारू, हमें एक बार माँ के पास चलकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इधर साधना जी और उनके पति घर के अंदर पहुँचते हैं। तभी चारू दरवाजे के बाहर से ही घंटी बजाती है। 2 से 3 बार लगातार घंटी बजाती रहती है। अंदर से साधना जी आती हैं और कहती हैं, कौन है जो बार बार घंटी बजा रहा है? पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। तब वही सिक्योरिटी वाला भागकर आता है और देखता है कि आज तो परिस्थितियाँ एकदम उल्टा हैं। जो अंदर था वह बाहर है और जो बाहर था वह उसका मालिक बना हुआ बैठा है। सच में ऊपर वाले की माया कोई नहीं जानता। वह कब क्या पलटते किसी को पता नहीं चलता। दोनों साधना जी के पैरों में जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं, माँ जी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने आप दोनों को घर से निकाल दिया था। आज हम मुसीबत में हैं, आप हमारे माता पिता हैं, हमारी मदद करो, नहीं तो कौन हमारी मदद करेगा। साधना जी बेटे बहू को दूर हटाते हुए कहती है, ना ही मेरा कोई बेटा है और ना ही कोई बहू है, तो मदद करने की तो दूर की बात है। और अंदर जाने लगते हैं। तभी विनोद कहता है, माँ मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे, जो कुछ भी कहा है
चारू ने कहा है। जब आप इस घर में मदद मांगने आई थी तब तो मैं घर पर नहीं था, तो मेरी कोई गलती नहीं है। क्या कहा बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है? पलटते हुए साधना जी कहती हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद बहू ने तुम्हें बताया तो जरूर होगा कि तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। माँ पैसे मांगने के लिए आई थी। क्या बाद में तुम मेरी मदद करने आए? क्या तुमने सोचा कि माँ कहाँ गई, किस हाल में होगी, किस तरह से अपना पेट पाल रही है? कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी की? मेरी मदद करने की कोशिश की नहीं? फिर कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी गलती नहीं है? बहू ने मेरे साथ इतना गलत किया, क्या तुमने कभी बहू को डांटा? क्या अपने माता पिता की किसी भी तरह से सहायता करने की कोशिश की ही नहीं? तो तुम भी उतने ही भागीदार हो जितनी कि तुम्हारी पत्नी। तुमने भी चुप रहकर अपनी पत्नी का साथ दिया है, तो इस घर से निकल जाओ और दोबारा से मेरे घर की तरफ पलट कर के भी मत देखना। अपने पर्स से 1000 रुपये निकालकर साधना जी ने बहू के हाथ में थमाते हुए कहती है, बहू आज का खाना खा लेना। सिक्योरिटी वाला खड़ा खड़ा देखता रह जाता है और उसे पिछली वाली घटना भी याद आ जाती है। तभी राम जीवन जी की नज़र दीनानाथ जी पर पड़ती है, जो गमले में ही पानी दे रहे थे। राम जीवन जी अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त आज से तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ इसी घर में आराम से रहोगे, अपना बुढ़ापा मेरे साथ बहुत अच्छे से काटोगे। अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। साधना जी दीनानाथ जी के पैरों को छूती है और कहती है, मैं आपको बड़े भाई की तरह मानती हूँ। आपने मेरी मुसीबत में सहायता की है। अब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। उस समय आपने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दी, इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। बस यही कह सकती हूँ कि आप अपना बुढ़ापा हमारे साथ बहुत अच्छे से काटिए। किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं है। और तीनों लोग अंदर चले जाते हैं। बेटा बहू पीछे से देखता रह जाता है। सिक्योरिटी वाला कहता है, जाइए निकलिए घर से, इस घर के मालिक ने आपको अंदर आने से मना किया है, क्योंकि आज उसको पता चल गया है कि उसकी चारू मैम और विनोद साहब ने झूठ बोला था कि यह उनके माता पिता नहीं हैं, बल्कि यह दोनों उनके माता पिता ही थे, जिन्हें उन्होंने भिखारी कहकर भगा दिया था। अब चारू की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही मकान। वह एक किराए के मकान में रहने लगी थी। अब पति भी नहीं काम कर पाता था, जिस वजह से पैसों की बहुत तंगी होती थी। विनोद का इलाज भी अब तक ही चल रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। अब चारू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह अपने सास ससुर के पास जा भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि साधना जी और उनके पति राम जीवन जी ने अपने बेटे बहू को वहां आने से सख्त मना कर रखा था और अपने सिक्योरिटी वाले को कह भी रखा था कि यह दोनों मेरे बंगले की तरफ भटकने भी नहीं चाहिए, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो दोस्तों, साधना जी ने और राम जीवन जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।